आपके लोकप्रिय चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। कल एक बात मिस कर गई थी। कल 25 जनवरी थी, तो राष्ट्रीय मतदान दिवस कल था। माने सन 1950 में जैसे इसी दिन हम लोगों ने एक संवैधानिक स्वायत्त संस्था के रूप में निर्वाचन आयोग की स्थापना करी थी, जो लोकतंत्र का एक तरह से प्रहरी संगठन है। कैसे कि प्रति 5 वर्ष पर जो हम लोगों के यहाँ चुनाव होता है, जनता के विचार हम लोग लेते हैं, उसका पूरा कार्य संचालन इसी निर्वाचन आयोग के जिम्मे रहता है। पिछले कई वर्षों से हम लोग अपने लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए मतदान के प्रति, वोट के प्रति, मत माने विचार, दान माने देने वाला, अपना विचार देने वाला। क्या विचार देने वाला? कि मेरा आगामी शासक कौन होगा, और उसका पूरा नियंत्रण, पूरा कार्य संचालन यही निर्वाचन आयोग नामक संस्था करती है। तो प्रतिवर्ष हम लोग 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाते हैं जागरूकता के लिए। उसके साथ ही यह आवश्यक है कि जब ये वोटिंग सिस्टम हमारे यहाँ लागू हुआ तो उस समय मतदान की आयु 21 वर्ष थी, लेकिन 61वें संविधान संशोधन द्वारा मतदान की उम्र अब 18 वर्ष हो गई है। कहने का तात्पर्य है कि 18 वर्ष से ऊपर का जो भी व्यक्ति है, मतदाता सूची में उसका नाम होगा और वह वोट दे सकेगा। लोकतंत्र की जो भी चीज़ें हैं, जैसे केंद्रीय विधानसभा का हुआ या राज्यों की विधानसभा का हुआ या पंचायत, माने जितने भी निर्वाचन की प्रणाली है, 18 वर्ष के ऊपर का कोई भी व्यक्ति है वो वोट दे करके अपने विचार को व्यक्त कर सकता है। तो इस उपलक्ष्य में हम लोग राष्ट्रीय मतदान दिवस मनाते हैं। दूसरी बात है कि आज बड़ा शुभ दिन है, हम लोग 76वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। यद्य प्रसंग दूसरा है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा जानने की ज़रूरत है कि 2 वर्ष 11 माह 18 दिन के मेहनत के बाद जो हम लोगों ने संविधान बनाया था, वो बन गया था 26 नवंबर 1949 को ही। ठीक, 26 नवंबर 1949 को नवंबर बीत गया, 4 दिन नवंबर में बचा है, फिर दिसंबर, और ये जो 26 जनवरी माने 25 दिन बीतने के बाद 26 जनवरी, इतने महीने के अंतराल हम लोग थोड़ा रुके रहे। उसका इतिहास में एक वो है कि 26 जनवरी 1930 को हम लोग प्रथम बार अपना स्वराज दिवस मनाए थे। लाहौर अधिवेशन 1929 के बाद, जिसकी आगे हम लोग चर्चा करेंगे। कहने का मतलब यह है कि 26 जनवरी हमारे लिए बड़ा महत्वपूर्ण दिन रहा है ऐतिहासिक संदर्भ में। तो उस समय के हमारे लोगों ने महसूस किया कि क्यों न थोड़े दिन इंतज़ार कर लिया जाए। उस शुभ दिन जो 26 जनवरी 1930 थी, उस दिन हम लोग इस संविधान को अपने लागू करेंगे। तो तत्काल 26 नवंबर 1949 को हम लोगों ने संविधान के 3 बिंदुओं को लागू कर लिया, और यह हुआ कि और जो बाकी खंड हैं उनको 26 जनवरी 1950, ज़्यादा दिन था नहीं, तो 26 जनवरी 1950 से लागू करेंगे। तब से प्रतिवर्ष 26 जनवरी को हम लोग गणतंत्र दिवस मनाते हैं, जबकि इसके विपरीत 15 अगस्त को हम लोग स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। ये हुआ है। तो गणतंत्र दिवस की आप लोगों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। पिछले कक्षा में हम लोगों ने देखा कि कांग्रेस की स्थापना हो गई है, जो बम्बई में प्रथम अधिवेशन करता है, फिर वो कलकत्ता जाता है, वहाँ दूसरा अधिवेशन करता है, फिर मद्रास पहुँचता है प्रतिवर्ष बाद। जैसे 85 में बम्बई, 86 में कलकत्ता, 87 में मद्रास, यहाँ तक की यात्रा हम लोगों ने पूरी की थी। प्लस सीखा भी था कि उन अधिवेशनों में क्या क्या खास बातें हुई, उनसे आने वाले प्रश्नों की थोड़ी सी चर्चा हुई थी कि कैसे प्रश्न वहाँ आते रहे हैं, आप लोग देखे होंगे। आज हम लोग अब चौथे अधिवेशन की तरफ बढ़ते हैं। ये देखिए आप, चौथा अधिवेशन यहाँ उत्तर भारत में, ये देखिए यहाँ इलाहाबाद में हो रहा है चौथा अधिवेशन। चूँकि हमने पहले भी चर्चा की थी कि उस समय के जो कर्ता धर्ता लोग थे, उनका यह मानना था कि कांग्रेस का जो आयोजन होगा, वार्षिक आयोजन अधिवेशन,
वो देश के विभिन्न विभिन्न स्थानों पे होगा। तो पश्चिम हुआ, पूर्व हुआ, दक्षिण हुआ, अब उत्तर की बारी थी। तो उत्तर में पश्चिमोत्तर प्रदेश उस समय हुआ करता था, जिसकी राजधानी इलाहाबाद थी। अब इलाहाबाद में अधिवेशन होना था। आपको स्मरण होगा कि यहाँ जब मद्रास में अधिवेशन हुआ था, तो मद्रास वाले अधिवेशन में क्या हुआ था कि धीरे धीरे कांग्रेस के प्रति अंग्रेजों का रुख चेंज होना शुरू हुआ था। यद्यपि मद्रास प्रेसिडेंसी के जो उस समय गवर्नर जनरल थे, वो हमारे कांग्रेस के प्रतिनिधियों को भोज पर आमंत्रित किए थे, लेकिन उसी के साथ साथ आपने यह देखा कि वीर राघवाचारी, जिन्होंने अंग्रेज शासन की कटु आलोचना करते हुए और तमाम तथ्यों के साथ 30,000 पुस्तिकाएँ, उर्दू में 25,000 पुस्तिकाएँ जो उत्तर भारत में बटी और 30,000 दक्षिण भारत में बटी, तो उससे अंग्रेज बड़े क्रुद्ध हुए थे। माने मद्रास पहुँचते पहुँचते अंग्रेज बड़े क्रुद्ध हो गए थे। अब उसी वातावरण में अगले साल यहाँ इलाहाबाद में अधिवेशन होने जा रहा है। अब यहाँ क्या हो रहा है आप देखिए, जैसे इलाहाबाद में हुआ, सन 1888 में हुआ, और फिर वहाँ जॉर्ज यूले एक विदेशी रहते हैं, उन्हीं को हम लोग अध्यक्ष बना देते हैं। होता यह है कि हमारा कांग्रेस नवजात संगठन है, नया नया संगठन है। हमने मद्रास वाले अपने सेशन में देखा कि वहाँ से धीरे धीरे रिश्ते बिगड़ने शुरू हुए हैं। तो हम लोगों ने चालाकी ये दिखाई कि इलाहाबाद में जब अधिवेशन कर रहे हैं तो जो सभापति है, अध्यक्ष है, उसको एक अंग्रेज को ही बना दे रहे हैं कि एक अंग्रेज हो जाएंगे तो थोड़ा सा आड़ का काम करेगा। ये सावधानी बरतते हुए हम लोग बना लिए। लेकिन यही चीज़ पेपर सेटर के दिमाग में रहती है। पहली बार वो पूछते हैं कि पहली बार किस अधिवेशन में कोई विदेशी हमारा अध्यक्ष हुआ, तो हम लोग जॉर्ज यूले जाने रहेंगे। उससे भी बड़ी बात यह है कि उस समय पश्चिमोत्तर प्रदेश के गवर्नर जो हैं वो ऑकलैंड काल्विन रहते हैं। इनका कतई मन नहीं था कि इलाहाबाद में कांग्रेस का अधिवेशन हो, चूँकि मद्रास वाले सेशन से ही नाराजगी व्याप्त हो गई थी, तो ये नहीं चाहते थे कि यहाँ अधिवेशन हो। तो उन्होंने इलाहाबाद में जब अधिवेशन के लिए कोई जगह खोजी जा रही थी तो जगह मिल नहीं पा रही थी विरोध के कारण। तो उस समय राजा दरभंगा वो सामने आए। इनका भी प्रश्न बनता है, उन्होंने एक लोथर काउंसिल खरीद करके अपने पैसे से कांग्रेस को दे दी कि आप इस काउंसिल में बैठ करके अपना अधिवेशन कर लीजिए। कहने का तात्पर्य हुआ कि अंग्रेजों के विरोध के बावजूद हमारा अधिवेशन यहाँ इलाहाबाद में सफल हुआ। सफल क्यों हुआ कि करीब 1248 प्रतिनिधि उसमें शामिल हो रहे हैं। 1248 प्रतिनिधि। पहली बार लाला लाजपत राय अभी तक शामिल नहीं हुए थे, चूँकि उत्तर भारत में था, वो पंजाब के थे भी, तो पहली बार लाला लाजपत राय भी शामिल हो रहे हैं और हिंदी में भाषण दे रहे हैं। आमतौर पर ऐसी भाषा में उस समय इसके अधिवेशन के जो कर्ता धर्ता थे भाषण देते थे, ज़्यादातर इंग्लिश में, कि ज़्यादातर लोग समझ जाएं। इंग्लिश एक सामान्य सी भाषा थी पढ़े लिखों लोगों की। लेकिन धीरे धीरे क्षेत्रीयता का भी पुट आ रहा था। तो उत्तर भारत में जब व्यवस्था आई तो लाला लाजपत राय हिंदी में पहली बार भाषण दिए। तो ये भी प्रश्न बनता है कि लाला लाजपत राय किस अधिवेशन में पहली बार कांग्रेस के मंच पे शामिल हुए और हिंदी भाषा में दिया। तो इससे क्या हो रहा है कि इंग्लिश में तो भाषण दिया ही जा रहा है, इंग्लिश में अपनी बात कही ही जा रही है, साथ ही साथ माहौल के हिसाब से, चूँकि उत्तर भारत में हिंदी का ज़्यादा बोलबाला था, तो हिंदी में भाषण दिया उन्होंने। एक चीज़ अब इसमें जानने की क्या जरूरत है, जैसे उस समय गवर्नर कौन थे, तो ऑकलैंड काल्विन थे। लोथर काउंसिल राजा दरभंगा ने खरीद के दिया। उससे ये भी देखने को मिला कि जो हमारे देश के राजा महाराजा थे वो भी कहीं न कहीं जीवन उनका सुविधाजनक था, लेकिन कहीं न कहीं वो भी महसूस कर रहे थे कि इन अंग्रेज़ों को जाना चाहिए। उनका भी नुकसान हो रहा था, वो भी अपनी जनता के साथ खड़े हो रहे थे। आपने देखा कि 1857 के विद्रोह में अंग्रेज़ों से लड़ने में सामान्य जनता, सैनिक इनकी भागीदारी ज़्यादा थी। राजा महाराजा नवाब लोग शायद उस सचेतन के लेवल पे नहीं पहुंच पाए थे
या जो भी कारण रहा हो, लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं कि राजा साहब जो है, राजा दरभंगा, उन्होंने पूरा सहयोग किया। इसके माने समाज का उच्च वर्ग भी धीरे धीरे हमारे साथ आ रहा है, इससे यह चीज प्रकट चलती है। ठीक है। उस समय गवर्नर जनरल चूँकि लॉर्ड डफरिन थे, तो उन्होंने कांग्रेस की आलोचना करते हुए कहा, करे तो बिल्कुल सूक्ष्मदर्शी से देखने भर के लोगों का प्रतिनिधित्व संस्था करती है। उपहास हमारा उड़ा रहे थे। अक्सर यह भी बनता है पेपर में कि डफरिन ने क्या कहा था, तो उनका ये मानना था कि जैसे हमारे संगठन को हल्के में निपटा रहे थे, उपहास टाइप का कर रहे थे कि तो सूक्ष्मदर्शी यंत्र से देख लीजिए, इतने भर का कांग्रेस प्रतिनिधित्व करती थी। जबकि सच्चाई क्या है, आपने देखा कि लाला लाजपत राय न केवल शामिल हुए बल्कि हिंदी में भाषण दिया। अब आपके दिमाग में आएगा कि हिंदी भाषण दे दिए तो कौन सी बड़ी बात हो गई। चूँकि उत्तर भारत में ठीक से हिंदी समझने वाले खूब थे, अब जो वे शामिल होकर के हिंदी में भाषण दे रहे हैं। दूसरी चीज़ है कि बड़े लोकप्रिय थे लाला लाजपत राय जी, तो एक जनसमूह, बड़ा जनसमूह जुड़ता। देखिए होता क्या है कि जब एक क्षेत्र विशेष का कोई लोकप्रिय नेता किसी संगठन या किसी मंच पे जाता है, अपनी बात रखता है, तो सामान्य जनता के मन में ये दिमाग में बात जाती है कि वो भी विशिष्ट व्यक्ति, वो भी शामिल हुए थे, तो उसका मन धीरे धीरे बदलने लगता है। ये उसका लाभ होता है। तो यह चीज़ हमने देखा चेंज कि लाला लाजपत राय जी है, यहाँ तक कि डफरिन गवर्नर जनरल हैं, उन्हें नहीं कहना चाहिए था कुछ, लेकिन उन्होंने भी महसूस किया कि विरोध के बावजूद माने अधिवेशन भी हुआ, और न केवल अधिवेशन हुआ बल्कि जगह की दिक्कत नहीं आई। राजा दरभंगा ने जगह का प्रबंध कर दिया। तो इसके माने जो राजा महाराजा हैं, ये माना जाता था कि समाज के उच्च वर्ग जो हैं, या खास करके राजा महाराजा, वो अंग्रेजों के साथ कहीं कहीं जुड़े हुए हैं अपने हितों की वजह से, लेकिन उनका भी मन बदलता यहाँ दिखा, तभी तो दे रहे हैं ना। तो दो बातें। और डफरिन कह रहे हैं सूक्ष्म अल्पदर्शी यंत्र से देखने भर का प्रतिनिधित्व है। ये प्रश्न कई बार चूंकि बना है, तो एक तरह से ये हल्के में हमें लेने की या हमारे संगठन को लेने की उनकी बात थी। ठीक है। एक चीज़ और इसमें हो रही है, सर सैयद अहमद खान और राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, ये इसी बेल्ट के राजा और नवाब थे। इन लोगों को लगा कि कांग्रेस हमारे इलाके में हावी होने की कोशिश कर रही है। ये लोग शायद उसकी महत्ता को नहीं समझ पाए, या उन्हें थोड़े क्षणिक वो दिखा कि कांग्रेस यहाँ स्थापित हो जाएगी तो हम लोगों का प्रभाव शायद कम हो जाए। तो ये अक्सर देखने को मिलता है कि सर सैयद अहमद खान और राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, इन दोनों लोगों ने क्या किया कि कांग्रेस का विरोध किया। तो जहाँ राजा दरभंगा ने लोथर काउंसिल खरीद करके माने इनको कांग्रेस अधिवेशन के लिए आस्थान उपलब्ध कराया, वहीं सर सैयद अहमद खान और राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, इन लोगों ने क्या कर दिया कि विरोध किया कांग्रेस का। तो यह तथ्य मैं समझ रहा हूँ कि अगर ये जो इलाहाबाद में अधिवेशन हो रहा है, खास करके चौथा, ठीक, इसके संदर्भ में अगर इतने तथ्य हम मोटा मोटा समझ रहे हैं, तो हमारा काम पेपर में जो आएगा वो चल जाएगा। तो हमें इन चीज़ों को ज़रा सा देख लेने की ज़रूरत है। हम थोड़ा सा हटते हैं पीछे, आप चाहें तो इसकी स्क्रीनशॉट ले करके थोड़ा सा देख लीजिए, ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। एक बात यहाँ रह गई थी, थोड़ी सी उसकी भी चर्चा हो जाए। आपने देखा कि जो मद्रास सेशन से विरोध की बात शुरू हो रही थी, यहाँ इलाहाबाद आते आते खूब ज़्यादा विरोध होने लगा अंग्रेज़ों के द्वारा हमारे संगठन का। तो संगठन को एक तरह से बचाने के लिहाज से यह कांग्रेस के लोगों ने महसूस किया कि बिल्कुल शुरुआत में ही अंग्रेजी शासन से एकदम से भिड़ना उचित नहीं होगा। उसको आप ऐसे ले सकते हैं कि जैसे हम लोग कोई वृक्ष लगाते हैं
तो शुरुआत में उसको किसी माने डंडी के सहारे या किसी दीवार के सहारे या जालीदार कोई ऐसा स्थान सपोर्ट लगाते हैं जिससे कि वो पौधा बड़ा हो जाए, और जब वो स्वयं चलने लायक हो जाता है तो हम लोग उसके सपोर्ट सिस्टम को हटा देते हैं। तो यहाँ अंग्रेज़ों का खूब विरोध दिख रहा है इलाहाबाद में। तो यहाँ इन लोगों ने यह महसूस किया कि हम लोग क्या करेंगे। इन्होंने कहा कि भाई देखिए, जो हमारे मंच से जो बात या जो प्रस्ताव पारित होता है उसी के लिए हम लोग जिम्मेदार हैं, और कांग्रेस के सदस्य लोग फिर क्या कर रहे हैं आगे, उसके हम जिम्मेदार नहीं हैं। एक तथ्य। दूसरी चीज़, उन्होंने यह महसूस किया कि शायद अंग्रेज इस बात को ठीक से नहीं समझ पा रहे हैं कि हम लोगों का इरादा क्या है। इसके लिए उन लोगों ने महसूस किया कि हम लोग अब देश के बदले, जबकि मद्रास में क्या था कि यहीं को प्रचार प्रसार शुरू कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि हम ब्रिटेन में यानी इंग्लैंड में अपनी संस्था का प्रचार करेंगे। तो जुलाई 1888 बीती गया है, आपने देखा जी। जुलाई 1889 में उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की एक शाखा इंग्लैंड में स्थापित करी और एक पत्र अपना बनाया जिसका नाम था इंडिया। ये कई बार प्रश्न बना हुआ है, इंडिया। भाई नाम इंडिया का है, जुलाई 1889 में वहाँ संस्था स्थापित हो रही है। अब आप सोचिए, जैसे दिसंबर के महीने में ही आमतौर पर अधिवेशन होते थे, तो अधिवेशन बीता, उस समय संचार और आवागमन के इतने तीव्र साधन थे नहीं, तो जुलाई 89 लग गया, माने जनवरी से बात आगे बढ़ रही है। तो जुलाई 89 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपना एक तरह से अपनी एक शाखा इंग्लैंड में बनाई और अपनी बात कहने के लिए इंडिया नामक पत्र चलाते थे, उससे अपनी बात कहते थे। इनको ये था कि बिल्कुल शुरुआत में ही कांग्रेस संगठन उपनिवेशवादी शासकों के कोप का शिकार न हो जाए, इससे बचाने के लिए। इसके मतलब ये नहीं कुछ समझौता कर रहे हैं, इसके मतलब ये है कि हम अपनी बात कह करके लोगों में जागरूकता बढ़ाते चलेंगे, अपने लोगों को जोड़ते चलेंगे, और जब मजबूती आ जाएगी तो हम आमने सामने भी इनसे आँख में आँख मिला के बात करेंगे, जैसा कि आगे हम लोग देखेंगे हमारे लोगों ने किया भी। लेकिन शुरुआत में तो बचाव करना ही था, तो यह कार्य उन्होंने किया। तो इतने तथ्य अगर हम जानते रहेंगे तो इलाहाबाद सेशन हमारा अच्छा हो जाएगा। अब क्या हुआ, बम्बई, कलकत्ता, मद्रास और फिर इलाहाबाद, देश के चारों भागों में लगभग एक बार चक्र पूरा हो गया। अब जब अगला हो रहा है तो ये हम लोग फिर पहुंच रहे हैं बम्बई। यहाँ पहुंच गए फिर जहाँ से हमने शुरुआत करी थी, बम्बई 1889। आप जानते हैं कि दिसंबर में ही वो अधिवेशन होता था। दिसंबर 1889 में हम लोग फिर बम्बई पहुंच जाते हैं 5वें अधिवेशन में। ठीक है, 5वें अधिवेशन में जहाँ से शुरुआत करी थी यहीं बम्बई हम पहुंच जाते हैं। और यहाँ भी हम लोगों ने होशियारी ये बरती कि विलियम बेडर वर्म, ये भी एक अंग्रेज थे, विदेशी थे, इनको हम लोगों ने अपना अध्यक्ष बना लिया। अगर वो कांग्रेस संगठन का उपयोग सेफ्टी वाल्व के रूप में करना चाहते थे तो हम लोग या हमारे उस समय के भारतीय लोग, हम लोग मतलब हमारे उस समय के भारतीय लोग, उनसे जुड़ाव महसूस करने के लिए हम लोग कह के बात करते हैं, उन लोगों ने विलियम बेडर वर्न को अध्यक्ष बना के एक तरह से आवरण का कार्य किया कि एक तड़ित चालक रहना चाहिए। जैसे बिजली गिरती है ना, तो हम लोग क्या करते हैं घरों में तड़ित चालक लगा लेते हैं कि उस बिजली से बचाव के लिए हो जाएगा तड़ित चालक के रूप में। तो हम लोगों ने भी यहाँ भी देखिए, आपने देखा इलाहाबाद में जॉर्ज यूले को बनाया हुआ था और यहाँ विलियम बेडर वर्न को बुलाया। ठीक, अब आपने ये देखा था कि इलाहाबाद में यह तय हुआ था कि हम लोग ब्रिटेन में अपनी संस्था का इंग्लैंड में प्रचार करेंगे, जिसके लिए जुलाई 1989 में संगठन भी बना, इंडिया नामक पत्र बना। इसका लाभ यह हुआ कि जब हम 89 में यहाँ बम्बई में बैठे तो यहाँ एक सदस्य हुए चार्ल्स ब्रेडला, वो ब्रिटेन की संसद के सदस्य थे। वो हमारे लिए 1890 में पहली बार भारतीयों से संबंधित एक विधेयक लेके आए संसद में।
यद्यपि वहाँ के विरोध की वजह से वो पास तो नहीं हो सका, चूँकि वो गैर सरकारी सदस्य भी थे। आप तो जानते हैं कि लोकतंत्र में सत्ता पक्ष के जो सदस्य या मंत्रीगण जो विधेयक ले आते हैं उसके पास होने की संभावना रहती है, लेकिन उसका प्रतीकात्मक महत्व हुआ। क्या महत्व हुआ कि हमारे लोगों ने जो वहाँ प्रचार किया, इस बात से प्रचार किया कि अंग्रेजों की न्यायप्रियता और उनके न्याय प्रणाली में विश्वास है। हमें ये हमारे लिए ठीक से अगर समझ पाएंगे कि हमारी ये समस्या है, ये कठिनाई है, तो उसका निवारण करेंगे। इस भाव से इंग्लैंड में प्रचार करना शुरू किया। तो उसका क्षणिक लाभ ये होगा कि जो चार्ल्स ब्रेडला हैं, ये 1890 में एक एक्ट ले आते हैं वहाँ ब्रिटेन की संसद में, भारतीयों से संबंधित। यद्यपि पास नहीं हुआ, लेकिन फिर भी उसका महत्व है कि हमारे लिए कोई खड़ा तो हुआ उनके संसद में और एक विधेयक ले आए। उसके प्रत्युत्तर में क्या हुआ कि 1892 का एक्ट, हम लोग आगे एक्टों के सिलसिले में पढ़ेंगे, तो 1892 का एक्ट पास होता है जो वहाँ की सरकार ले आती है। उसमें कुछ रियायतें हम लोगों को मिलती हैं। तो जो अभी हम लोगों ने एक संगठन बनाया और धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, तो उसका परिणाम धीरे धीरे हमें मिल रहा है कि 1892 का एक्ट इन्हीं चार्ल्स ब्रेडला के विधेयक ले आने और हम लोगों के संगठित प्रयास या जन जागरण के फलस्वरूप आया। पहला ये एक तरह से हमारे संगठन का वो हो रहा है, फल निकल रहा है कि जो हम लोगों ने यह 5वें स्थान तक पहुँचे हैं मुंबई। फिर वहाँ से देखने को मिला कि 85 में स्थापित संगठन 1885 में 1892 में आते आते वो हमारे लिए एक विधेयक के रूप में आता है। जब उसमें कि उसकी उपलब्धियाँ बहुत ज़्यादा नहीं हैं, लेकिन फिर भी जहाँ कुछ नहीं था वहाँ कुछ तो है ना। इससे तात्पर्य क्या हुआ, इससे हम सीखते हैं यदि हम हमने कल भी ये चर्चा करी थी कि यदि उचित मांग हम कोई करेंगे और सही तरीके से, सही मंच से, तो धीरे धीरे ही सही उसका फल निकलने लगता है। ये हमें सीखने की आवश्यकता है कि देख रहे हैं कि क्या है। ठीक है। और एक चीज़ जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि पहली बार यहीं बम्बई वाले सेशन में प्रथम बार महिलाओं ने भाग लिया। आपने देखा होगा कि मद्रास सेशन में पहली बार किसानों ने भाग लिया था। इसके पहले किसान नहीं थे। क्या कहा जाता था कि कांग्रेस संगठन में वही लोग शामिल हो रहे हैं जो पत्रकार हैं या वकील हैं, माने पढ़े लिखे लोग, उच्च शिक्षित लोग। मद्रास आते आते आपने देखा कि किसानों ने भी भाग लेना शुरू कर दिया, उनमें भी जन जागरूकता आई। यहाँ इलाहाबाद पहुँचे तो राजा महाराजाओं का भी समर्थन धीरे धीरे हमें मिलना शुरू हुआ कि राजा दरभंगा लूथर काउंसिल खरीद करके दे रहे हैं ना। तो घटनाक्रम बढ़ रहा है, आप इस बात को देख रहे हैं। जब हम लोग बम्बई पहुँच रहे हैं तो प्रथम बार महिलाओं ने भाग लेना शुरू कर दिया, जबकि उस समय महिलाएं घर से बाहर नहीं निकलती थीं। और किसी अधिवेशन में जाने के बाद आज भी इस युग में भी महिलाएं अब तो खैर खुल गई हैं, सब जगह जा रही हैं, लेकिन एक जो सामान्य से परिवार है वहाँ जाने में थोड़ी सी हिचक रहती। उस समय की तो बात ही छोड़ दीजिए, लेकिन फिर भी अधिवेशन में पहली बार महिलाओं ने भाग लेना शुरू कर दिया। तो ये बम्बई वाला जो 5वां सेशन है हम लोगों का अधिवेशन है, उसमें ये देखने की ज़रूरत है कि लगातार 2 बार, चौथा और 5वां, हम लोगों ने अपनी एक तरह से रणनीति के तहत सुरक्षात्मक रूप से अंग्रेजों को अध्यक्ष चुन लिया। यहाँ जॉर्ज यूलो को चुना था, यहाँ विलियम बेडर बर्नो को चुन लिया। चार्ल्स ब्रेडला वाली घटना ये आपको ध्यान रखने की जरूरत है। उसी के परिणाम स्वरूप 1892 का एक्ट आ रहा है, ये आपको ध्यान रखने की जरूरत है। और प्रथम बार महिलाओं ने भाग लिया, ये ध्यान देने की जरूरत है। फिर वही सिलसिला हम लोग फिर शुरू कर रहे हैं कि बम्बई आए, बम्बई के बाद ये देखिए फिर से कलकत्ता, 6ठा अधिवेशन 1890 में हम लोग कलकत्ता में फिर से अपना अधिवेशन करते हैं। यहाँ क्या होता है कि फिरोज शाह मेहता जो इधर के रहते हैं, बम्बई क्षेत्र के इधर के बड़े विद्वान व्यक्ति उस समय रहते हैं, इनको हम लोग अपना अध्यक्ष चुनते हैं। तो मान लीजिए कहीं चुनाव से बना कि 6वें सेशन का अध्यक्ष कौन था, 1890 का बनता ही है। तो ये जो है फिरोज शाह मेहता आप जानेंगे। और सबसे पहली बार ये जानना है इस कलकत्ता सेशन की कि एक महिला होती है कादम्बिनी गांगुली।
वो कलकत्ता विश्वविद्यालय की प्रथम महिला स्नातक होती हैं, बड़ी विदुषी रहती हैं। वो जो सिलसिला यहाँ बम्बई से शुरू हुआ था और जो यहाँ कलकत्ता पहुँचता है, तो कादम्बिनी गांगुली जो प्रथम स्नातक हैं कलकत्ता विश्वविद्यालय की, न केवल भाग लेती हैं बल्कि मंच से आकर के संबोधित भी करती हैं। तो इनकी बड़ी चर्चा होती है। अक्सर इन पर प्रश्न बनता है कि एक तो प्रथम है, आपने देखा होगा कि जो पेपर सेटर हैं उनकी प्रथम पर, अंतिम पर, सर्वाधिक पर या जो कुछ खास टाइप के चेंजेज होते हैं वहाँ उनका ध्यान ज़्यादा रहता है। और इतिहास में भी खास करके निरंतरता और परिवर्तन के जो तत्व हैं उन्हें हमें पकड़ने पड़ते हैं, तब हम इतिहास को ठीक से समझ पाते हैं। अगर तथ्यों को ऐसे हम फुटकर टाइप का करके देखेंगे तो हमें समझने में दिक्कत आती है। अब देखिए आप, जैसे यहाँ प्रथम बार महिला भाग मात्र ले रही है बम्बई में, वही महिलाएं जब यहाँ कलकत्ता में छठे सेशन में पहुँच रही हैं तो कादम्बिनी गांगुली प्रथम स्नातक न केवल भाग ले रही हैं बल्कि आके मंच, कांग्रेस के मंच से भाषण भी दे रही हैं। जब आयोजन हो रहा है और कांग्रेस के मंच से कोई एक महिला संबोधन कर रही है तो आप सोच पा रहे हैं कि महिलाओं में उसका क्या असर जाएगा। महिलाएं प्राचीन काल में भी बहुत आगे रही हैं, लेकिन मध्यकाल में जो लुप्त सी हो गई थी वो फिर से उठ रही हैं। इस बात का प्रतीक है कादम्बिनी गांगुली का प्रतिनिधित्व करना, शामिल होना। ऐसा नहीं है कि हमारे देश में महिलाओं की स्थिति ठीक नहीं रही, प्राचीन काल में बहुत अच्छी स्थिति रही है, किन्हीं कारणवश मध्यकाल में वो लुप्त सी हो गई, उनकी प्रतिभा एक तरह से क्षरित हुई और वो फिर से सामने आ रही है। ये देख लीजिए, तो कलकत्ता सेशन में ये हुआ कि कादम्बिनी गांगुली प्रथम स्नातक आके यहाँ भाग लेती हैं। तो आज हम लोगों ने इलाहाबाद सेशन, फिर बम्बई सेशन और फिर कलकत्ता सेशन, तीनों के विषय में जानकारी हासिल करी। और मुझे ख्याल है कि इतने से इन सेशन से संबंधित अगर प्रश्न आएगा तो आप लोग थोड़ा ठीक से ध्यान कर लेंगे तो हम लोग परीक्षाओं में आने वाले प्रश्नों को ठीक से कर लेंगे। तो अगली कक्षा में जो हम फिर से मिलते हैं तो इन्हीं सिलसिलों को आगे बढ़ाते हैं। ये अधिवेशन जो चल रहे हैं इनको तो चलाते ही चलेंगे, साथ ही साथ ये देखेंगे कि और कौन कौन से घटनाक्रम हो रहे हैं। तो इन्हीं अधिवेशनों के साथ साथ जो घटनाक्रम घटेंगे ऐतिहासिक रूप से उनकी भी चर्चा करेंगे, साथ ही यह भी देखने की कोशिश करेंगे कि कहाँ से कौन से प्रश्न आ रहे हैं। चूँकि प्रश्न ही करना लक्ष्य है, मुख्य रूप से तो लक्ष्य ये भी है कि हम जितना सीखें वो तो सीखें ही, साथ ही हम प्रश्नों को कर पाएँ। जो आते हुए हमारे प्रश्न है परीक्षोपयोगी उनको हम प्रश्न कर पाएँ, तो उनको भी हम लोग देखते चलेंगे कि कैसे कैसे आ रहे हैं। आप लोग चाहें तो इसे एक बार फिर से देख लीजिए और स्क्रीनशॉट चाहें तो ले सकते हैं।